Good morning, dear student. This is your science teacher. Today I'm going to teach you science again. Uh, from last few videos, we are continuing with our third chapter of science, that is metal and non-metal. Today is the last video of this chapter, and today we discussed on the last topic of this chapter, that is corrosion. आज हम क्या देखेंगे? कोरोजन देखेंगे. तो कोरोजन इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था. क्या होता है कोरोजन? जब भी कोई मेटल वाटर एंड एयर या किसी अदर सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती है और उसकी वो एक नया कंपाउंड फॉर्म करती है, तो वो क्या होता है? कोरोजन. सपोज जैसे हमारा आयरन पार्टिकल है, कोई भी आयरन मेटल है. आयरन एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है? आयरन ऑक्साइड, जो क्या होता है? रस्ट होता है. तो रस्टिंग को ही हम क्या बोलते हैं? कोरोजन. ओके. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कोरोजन को दिखने के लिए. क्या है? जैसे सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर जो सिल्वर के बने हुए होते हैं. हमारे घर में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स आपने देखे होंगे, आपकी मदर भी यूज़ करती होंगी और भी घर में लोग यूज़ करते होंगे. उनका ब्लैक कलर हो जाता है आफ्टर सम टाइम, जब वो एक्सपोज रहते हैं, मीन्स जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तब. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर. क्योंकि वो किससे रिएक्ट कर लेते हैं? जो सल्फर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, कहीं से भी कांटेक्ट में आती है, उससे रिएक्शन कर लेता है. तो सिल्वर जिसके ऑर्नामेंट्स हैं, वो सल्फर से रिएक्शन करके क्या बना लेता है? सिल्वर सल्फाइड, जिसका कलर कैसा होता है? ब्लैक. कैसा कलर होता है? सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक कलर होता है. ये दिया हुआ है ब्लैक. ओके. एंड नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपर. कॉपर के हमने बहुत सारे देखे होंगे, कभी कभी हम हाथों में भी पहनते हैं या घर में हमारे बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं कॉपर के. आपने देखा होगा जब वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो उन पर एक ग्रीन लेयर कवर कर लेती है उसको. तो जब वो ग्रीन लेयर जब उस पर कवर कर लेती है, तो वो किससे होता है? कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है. एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्ट मीन मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा, उससे रिएक्शन कर लेती है in the air and slowly loses its shiny brown surface. उसकी जो शाइनी ब्राउन सरफेस होती है उसको लॉस करने लगती है एंड ग्रीन कोटिंग, और उस पर कैसे आने लगती है? ग्रीन कोटिंग आने लगती है. दिस ग्रीन सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है, जो ग्रीन सब्सटेंस, वो क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट. कॉपर कार्बोनेट किससे बना? कॉपर ने किससे रिएक्शन की? कार्बन डाइऑक्साइड से. और एक लेयर फॉर्म की, एक कोटिंग फॉर्म की, वो किसकी होती है? कॉपर कार्बोनेट की. Okay. And our common metal, iron, we know that iron is used at many places in our home, gardens and at many places. आयरन का सभी जगह यूज होता है. डिफरेंट मशीनरी उसकी बनी हुई होती हैं, बहुत सारे और भी बहुत सारे पार्ट्स, मशीन के पार्ट्स, और भी हम घर में गेट और भी डोर, विंडोज, ये सभी आयरन की बनी हुई होती हैं. आयरन जब एक्सपोज होता है किससे? मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है. मॉइस्ट मीन्स वहाँ पर मॉइस्चर होगा, H2, और एयर प्रेजेंट होगी. एयर मीन्स उसमें ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहती है. तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, किसकी? वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है? एक कोटिंग फॉर्म करता है ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस की. उसको हम बोलते हैं रस्ट. एंड दिस प्रोसेस ऑल्सो नोन एज रस्टिंग. उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग. तो ऐसे इसका भी कोरोजन हो जाता है. तो हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल देखे. सिल्वर की कोरोजन हो रहा था, कॉपर का भी कोरोजन हो रहा था, और आयरन का भी कोरोजन हो रहा था. ओके. तो एक एक्टिविटी से हम देखते हैं कि उसके लिए कोई भी जब कोरोजन होता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं. तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखे थे कि इसके सिल्वर की रस्टिंग के लिए कौन, सिल्वर के कोरोजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सल्फर. कॉपर के लिए कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. और आयरन के लिए कौन होता है? मॉइस्ट एयर. ओके. तो एक एक्टिविटी करते हैं. इसमें हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिए हैं. 1 टेस्ट ट्यूब, A टेस्ट ट्यूब, B एंड C. तीनों में हम, आप देख रहे होंगे कि तीनों को हमने क्या किया हुआ है? अलग अलग कंडीशन में रखा हुआ है. इसमें 3 क्या है? आयरन नेल्स हैं, जिनको हमने 3 अलग अलग कंडीशन में रखा है, A, B एंड C. तो A में क्या है? A में जो आयरन नेल है, वो हाफ पार्ट ऑफ नेल्स इज डिप इनटू द वाटर. वो वाटर में क्या है? डिप है. हाफ पार्ट यहाँ से आपको दिख रहा हुआ, हाफ जो पार्ट है वो वाटर में डिप है. यहाँ तक ये वाटर में डिप है. और ऊपर वाला जो पार्ट है वो किसके कांटेक्ट में है? एयर के कांटेक्ट में है. ओके. और ये ऊपर से हमने एक रबर कॉर्क लगा दी जो कि एयर टाइट है. मीन्स उसमें ना तो एयर आ सकती है ना ही जा सकती है. तो हम क्या देखते हैं कुछ टाइम बाद
इसमें इस आयरन नेल पे क्या होने लगती है, रस्टिंग होने लगती है। ओके, तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, रस्टिंग। लेकिन जब हमने सेकंड कंडीशन देखी, सेकंड कंडीशन हमने क्या लिया था, आयरन नेल्स रखी हुई हैं, उसके अंदर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर रखा हुआ है। ओके, और यहाँ पर थोड़ा सा ये ऑयल है, लेयर है, तो ये लेयर, और उसके ऊपर क्या है, एयर है। तो ये लेयर क्या करेगी ऑयल की, इस एयर को वाटर में मिक्स नहीं होने देगी। ओके, तो एक कंडीशन ये है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इनकी रस्टिंग नहीं हुई है नेल्स की। ओके, एंड अनदर कंडीशन, सी टेस्ट ट्यूब में देखते हैं। सी टेस्ट ट्यूब में क्या है, यहाँ पर वाटर भी नहीं है, लेकिन एयर है, वो भी कौन सी है, ड्राई एयर। मीन्स उसको ड्राई किया गया है, उसमें से मॉइस्चर को रिमूव कर दिया गया है। मॉइस्चर मीन्स वाटर, H2O, मॉइस्चर वेपर ही मिक्स होती है ना, तो उसको हमने रिमूव कर दिया है। ओनली ड्राई एयर इज प्रेजेंट, एंड अनदर सब्सटेंस इज ऑल्सो प्रेजेंट, एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज़ अ ड्राइंग एजेंट, मीन्स अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता भी है तो ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और हम इसको भी एयरटाइट किया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि इन नेल्स में भी कोई रस्टिंग नहीं हुई है। तो इस एक्टिविटी से, इन थ्री कंडीशंस से हमें क्या पता चलता है कि रस्टिंग होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि रस्टिंग के लिए वाटर की भी ज़रूरत होती है और एयर की भी ज़रूरत होती है। अकेले यहाँ पर वाटर में थी तो यहाँ पर रस्टिंग नहीं हुई, और यहाँ पर अकेले एयर में थी तो यहाँ पर भी रस्टिंग नहीं हुई। तो उसके लिए दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, एयर एंड वाटर के। अब जो हमने कोरोजन पढ़ा हुआ है, ये यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ऑब्जर्व करेंगे तो आयरन नेल्स की ए टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग हुई है, बट they do not rust in test tube B and C, because in test tube A nails are exposed with both air and water, दोनों उसमें exposed था, and in test tube B nails are exposed only in water, अकेले water में exposed था, and in test tube C exposed to dry air के contact में था। तो इसकी कंडीशन समझ सकें कि हमें इसके लिए दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे सिंपल से एग्जांपल हैं जो हम घर पर भी अगर कोई आयरन मटेरियल यूज़ करते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए रस्टिंग से उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, या ऑयलिंग करते हैं, या ग्रीसिंग की जाती है, या गैल्वेनाइजिंग की जाती है। एंड क्रोम पेंटिंग, कोई कलर पेंटिंग की जाती है, एनोडाइजिंग की जाती है, जो लार्ज स्केल पर होती है एनोडाइजिंग। कुछ घर पर हम कुछ मटेरियल ऐसे लाते हैं जो ऑलरेडी क्या होते हैं, एनोडाइज्ड होते हैं। मीन्स उन पर एक दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे उनकी रस्टिंग ना हो। और मेकिंग एलॉयज, और क्या किया जाता है, एलॉयज बनाए जाते हैं। व्हाट इज एलॉय, एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ मेट ऑफ टू और मोर मेटल्स, or another condition is also there for the making of alloys, one metal and one non metal। ओके, तो हम जो घर पर कोई भी आयरन मटेरियल यूज़ करते हैं, उस पे आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, उस पर पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, गैल्वेनाइजिंग करते हैं। गैल्वेनाइजिंग हमने पढ़ा हुआ था, क्या होता है गैल्वेनाइजिंग, उस पर जिंक मेटल की एक लेयर उससे कवर कर देते हैं जिससे वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता और रस्टिंग नहीं होती। क्रोम पेंटिंग, क्रोम मीन्स कलर, कलर की पेंटिंग कर देते हैं हम। एनोडाइजिंग मीन्स इलेक्ट्रिक का यूज करके, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू उस पर एक अदर मेटल की लेयर उस पर चढ़ा दी जाती है जिससे उस आयरन की रस्टिंग नहीं होती। एंड एलॉयज बनाए जाते हैं। तो एलॉयज क्या होता है, एक मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का। टू और मोर मेटल्स को मिक्स कर दिया जाए तो एलॉयज बन जाता है, या वन मेटल वन नॉन मेटल को मिक्स कर दिया जाए तो भी एलॉयज बन जाते हैं। उसके हम कुछ एग्जाम्पल अभी देखेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा, पहले हम गैल्वेनाइजेशन मेथड देखते हैं। ये प्रोटेक्टिंग के लिए यूज होती है फॉर स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। इसमें क्या करते हैं, जिंक की एक लेयर से कोट कर देते हैं तो उसकी रस्टिंग नहीं होती। ये इससे प्रोटेक्ट करता है रस्टिंग से। ओके, द galvanized article protect against rusting even if the zinc coating is broken। can you reason this out? और जो कुछ गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल भी होते हैं जो हमें रस्टिंग से प्रोटेक्ट करते हैं,
ये जिंक कोटिंग भी कई बार क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। अगर कहीं से भी अगर उसको वाटर मिल पा रहा है तो वो भी ब्रेक हो जाएगी और अंदर रस्टिंग उसकी होने लगेगी। देन आता है एलॉयज, एलॉइंग। एलॉइंग के बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हमारे घर में हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल? एक हमारे घर में यूटेंसिल होते हैं स्टील के, वो किसके बने हुए होते हैं? वो एलॉय के होते हैं। उसमें क्या क्या होता है? उसमें आयरन के साथ में क्या मिक्स कर देते हैं? निकल एंड क्रोमियम। तो वो क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील। और उसकी रस्टिंग नहीं होती, हम देखते हैं, और एक लॉन्ग टाइम तक वो चलते हैं, खराब नहीं होते हैं। और भी उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बहुत सारे मटेरियल जो हैं, आर्टिकल्स जो हैं, वो किसके बने हुए होते हैं? आयरन के बने हुए होते हैं। एक वाइडली यूज मेटल है, लेकिन इसका प्योर फॉर्म में मेटल आयरन का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि प्योर फॉर्म इसकी क्या होती है? बहुत ही प्योर फॉर्म सॉफ्ट होती है एंड इजीली स्ट्रेच, और वो इजीली स्ट्रेच हो जाती है। जब उसको गर्म करते हैं तो वो इजीली स्ट्रेच हो जाती है। तो हम प्योर आयरन को यूज नहीं करते। हम कब करते हैं? जब उसमें अगर थोड़ा सा कार्बन का अमाउंट मिला दी जाए, 0.05%, तो वो इतना हार्ड हो जाता है कि उसको इजीली स्ट्रेच करना पॉसिबल नहीं होता है, और वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? हार्ड। फिर उसके क्या बनाए जाते हैं? आयरन मटेरियल्स बनाए जाते हैं, आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। और ये हम देख चुके हैं। अगर उसमें हम क्या करते हैं? कार्बन ऐड करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, और अगर उसमें आयरन, निकल एंड क्रोमियम ऐड करें तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। तो उसकी रस्टिंग भी नहीं होती और वो कैसा हो जाता है? हार्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, लेकिन इससे एक चीज़ हमको क्लियर हो रही है कि जब भी किसी मेटल से किसी अनदर मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करके जब एलॉय बनाया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ओके, वो दोनों मेटल भी हो सकते हैं, एक मेटल एक नॉन मेटल भी हो सकता है ना। डिफरेंट हम दोनों तरीके से क्या बना सकते हैं? एलॉयज बना सकते हैं। ओके, और ये किसके साथ किया जाता है? जब भी आपको एलॉय बनाना है तो प्राइमरी मेटल लेंगे हम, प्राइमरी मेटल जो प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, उसकी जब फर्स्ट मेल्टिंग करेंगे तब उसमें ऐड की जाती है कोई अनदर मेटल और नॉन मेटल टू मेकिंग द एलॉयज। ओके, एंड उसको फिर कूल होने देते हैं। और जब भी कोई अदर मेटल या नॉन मेटल ऐड किया तो वो फिक्स्ड एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में ऐड किया जाता है, तभी हमें एक परफेक्ट एलॉय मिलता है। ओके, एलॉयज का एक एलॉयज के अलावा भी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जिसको हम देखते हैं। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, नेकलेस हो सकता है, आपकी रिंग्स हो सकती हैं, ईयर रिंग हो सकती हैं। तो जब भी ये बनती हैं तो जो मार्केट में जब गोल्ड आता है तो वो प्योर गोल्ड आता है। प्योर गोल्ड हम किसको बोलते हैं? जो 24 कैरेट होता है। 24 कैरेट मीन्स प्योर गोल्ड। जो लेकिन वो बहुत ही क्या होता है? सॉफ्ट होता है। उसको आप अपने हैंड्स से भी क्या कर सकते हैं? उसको ब्रेक कर सकते हैं। therefore नॉट सुइटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। लेकिन इतना सॉफ्ट होता है तो वो ज्वेलरी के लिए सुइटेबल नहीं है, वो इजीली कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है? इट इज एलॉयड, उसे एलॉय किया जाता है, उसमें एक अनदर मेटल मिक्स की जाती है। कौन सी? उसमें सिल्वर ऐड कर सकते हैं या कॉपर ऐड कर सकते हैं। तो जब ये कुछ पार्ट इसमें ऐड कर दिया जाता है सिल्वर का या कॉपर का, तो ये कैसा हो जाता है? हार्ड। और इंडिया में जनरली जब भी ज्वेलरी बनाई जाती है वो कितना कौन से गोल्ड की बनाई जाती है? 22 कैरेट की। प्योर गोल्ड आता है 24, लेकिन जो ज्वेलरी बनती है वो कितने की? 22 कैरेट। मीन्स उसमें क्या करते हैं 22 कैरेट में? जैसे 24 ग्राम अगर गोल्ड है, 22 ग्राम गोल्ड में, 24 ग्राम गोल्ड में 22 ग्राम गोल्ड होगा एंड 2 ग्राम कॉपर या फिर सिल्वर उसमें मिक्स होगा। तो तब हम उसको क्या बोलते हैं? 22 कैरेट। ओके, मीन्स अगर 24 ग्राम हमने क्या लिया हुआ है? गोल्ड। कौन सा? 22 कैरेट का। 22 कैरेट अगर हमने लिया हुआ है और कितना लिया हुआ है? 24 ग्राम। उसमें 22 जो ग्राम होंगे वो होगा गोल्ड। ओके, एंड 2 ग्राम क्या होगा? 2 ग्राम होगा सिल्वर, एजी, या कॉपर ले सकते हैं। ये होंगे, हो गया 24 टोटल। तो इसको हम बोलते हैं 22
कैरेट, और इसी के बहुत सारे जो भी यूटेंसिल्स होते हैं सभी में ये रेशो फॉलो किया जाता है मिनिमम। ओके, देन इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, इन्हीं में से एक मेटल कौन सी है? मरकरी। इसका भी एलॉय तैयार किया गया है, एलॉय इज, और इसका जो एलॉय है उसे एमलगम कहते हैं। द एलॉय ऑफ मरकरी इज नोन एज एमलगम। ओके, तो जब इसका एलॉय बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन प्योर मेटल। प्योर मेटल के कंपैरिजन में इसकी कंडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है एंड मेल्टिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल है ब्रास, इट इज ऑल्सो एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये ब्रास जो है वो कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है। ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर एंड टिन का एलॉय होता है, जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वेरएज कॉपर जो है, कॉपर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, और कॉपर का यूज किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, वायर्स में किया जाता है। ओके, कॉपर का, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। एंड सोल्डर, सोल्डर वायर देखा होगा आप लोगों ने, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स को बेल्ट करने के काम में आता है, आपने इलेक्ट्रिकल शॉप पे देखा होगा। और वो एलॉय जो होता है वो सोल्डर किसका होता है? टू मेटल से मिलके बना होता है, लेड एंड टिन, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, वो इजीली मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और उसका यूज किसके लिए होता है? बेल्डिंग के लिए यूज होता है, फॉर द इलेक्ट्रिक वायर्स, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनको। देन फेमस प्लेस you see in in Delhi, that is Qutub Minar. Near the Qutub Minar, a iron pillar is there. This is the picture of this iron pillar, and before 1600 year, 1600 years पहले इसको बनाया गया था, और इसमें ऐसी प्रोसेस फॉलो की गई थी कि 1600 years में इस आयरन पिलर की रस्टिंग नहीं हुई। और इसके लिए क्या हुआ है कि ये रजिस्ट करता है किससे? रस्टिंग से। और इसके लिए पूरे वर्ल्ड से साइंटिस्ट, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से साइंटिस्ट ने इसको एग्जामिन भी किया है कि रस्टिंग क्यों नहीं होती है। और ये जो आयरन पिलर है वो 8 मीटर हाई है। इसकी हाइट कितनी है? 8 मीटर। एंड इसका वेट कितना है? 6 टन, मीन्स 6000 किलोग्राम। ओके, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, so you can ask the questions. From tomorrow we start our next chapter of the science. Good luck.